नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग का इसमें टॉपिक है जो है इसमें कुछ कंप्लीट भी कर दिया गया था, संविधान सभा कैसे बना। तो संविधान सभा की कहानी को हम लोग थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं लेक्चर के माध्यम से कि संविधान सभा बनाने के लिए जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था संविधान सभा में। और फिर ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर अधिनियम से संबंधित था। अब जो चार्टर अधिनियम था इसमें ऐसे क्यों प्रभावित था चार्टर अधिनियम से, क्योंकि इस चार्टर अधिनियम में नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों की घोषणा जो है उसमें स्थित था या प्राप्त था। अब दोस्तों जो है इसमें कुछ अधिकारों की घोषणा का तात्पर्य क्या है कि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और साथ में आय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई थी किसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ में। और यही जो है बात उद्देश्य का प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी समाहित किया गया था। तो जो ये उद्देश्य का प्रस्ताव था इसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। और इसी स्वीकार के माध्यम से जब संविधान सभा में इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तो उसी के माध्यम से संविधान का एक तरीके से उद्घाटन कर दिया गया। मतलब संविधान की शुरुआत जो है अगर देखेंगे तो संविधान की उद्देशिका से ही जो है इसका प्रारंभ होता है। अब जब यहाँ तक जो है संविधान का उद्घाटन हो गया, उद्घाटन होने के बाद जो है संविधान सभा में अनेक विषयों से संबंधित अनेक समितियों का भी गठन किया गया। और ये जो अलग अलग विषयों से संबंधित समितियां थी ये उन विषयों से संबंधित जो भी सिफारिशें करती उनको संविधान सभा में रख दिया जाता था। और जिस विषय को संविधान सभा में रखा जाता था उसे जो है बहस और मतदान के फलस्वरूप उसे जो है संविधान का अंग बना लिया जाता था। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि जो समितियों का गठन किया गया ये तो हम लोग पढ़ लिए कि यहाँ संविधान कैसे बना। अभी इसके बाद लास्ट में हम जो है उद्देश्य का प्रस्ताव भी पढ़ेंगे उसमें अच्छे से। और फिर इसमें अब देखते हैं कि प्रमुख समितियां कौन से हैं, इसमें प्रमुख अधिकारी कौन से हैं, इन सभी चीजों को जो है आज कवर किया जाएगा। तो इसमें जो है प्रमुख समितियां अब हम लोग देखेंगे। प्रमुख समितियां दोस्तों पहली समिति जो है इसमें प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो प्रारूप समिति है इसका जो है गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया था। गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था इसका गठन। अब ये कहां से कैसे प्रश्न पूछ सकता है इसमें कि प्रारूप समिति का गठन जो है कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और जो प्रारूप समिति था ये समिति जो था ये एक 7 सदस्यीय समिति था, एक 6 सदस्यीय कह सकते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या अगर अध्यक्ष सहित जोड़ लिया जाएगा तो इसमें कुल टोटल संख्या जो है 7 था। तो इसमें जो है अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के जो है क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और फिर इनको अगर सदस्य में देखा जाएगा, सदस्य कुछ सदस्य में जो है सदस्य में क्या है, इसमें एक ट्रिक बता देते हैं, उसी ट्रिक के माध्यम से हम इसको जो है कवर कर लेंगे। चूंकि बार बार परीक्षाओं में यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछा गया, इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है या विकल्प में 3 अन्य नाम दे दिए गए, एक समिति का नाम दे दिया गया, इसमें भी कंफ्यूजन जो है उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी बातों को स्पष्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। पहले ट्रिक, इसमें ट्रिक क्या है कि गोपाल कृष्ण के प्रेम में क्या है,
गोपाल कृष्ण के प्रेम में माधवराव के घर अत्याचार किए। देखिए दोस्तों कितना आसान है। इसमें गोपाल मतलब आप लोग रामायण महाभारत देखते होंगे, उसमें गोपाल भी रहते हैं, कृष्ण भी रहते हैं। तो कृष्ण और गोपाल में जो है प्रेम भी होता है। तो गोपाल कृष्ण के प्रेम में माधवराव के घर अत्याचार किए या टीटी किए। तो इसमें जो है देख सकते हैं गोपाल का मतलब क्या है, गोपाल स्वामी अयंगर। क्या है इसका मतलब, गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल का मतलब गोपाल स्वामी अयंगर। और कृष्णा का अर्थ क्या होता है, कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्ण का मतलब क्या होता है, कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्ण का मतलब क्या हो गया, कृष्णा स्वामी अय्यर। और की का क्या मतलब हो गया, की यम मुंशी। की का मतलब क्या हो गया, की यम मुंशी। और प्रेम का मतलब क्या हो गया, प्रेम का मतलब क्या होता है, मोहब्बत। तो प्रेम मतलब मोहम्मद सदुल्लाह। क्या हो गया, मोहम्मद सदुल्लाह। और फिर माधवराव का मतलब ही माधवराव होता है, नाम ही है माधवराव। और फिर इसको छोड़ देंगे, के घर छोड़ देंगे, अत्याचार या टीटी किए, अत्याचार, कृष्णामचारी, अत्याचारी। तो ये क्या हो गया, कृष्णामचारी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण के प्रेम में माधवराव के घर अत्याचार किए। तो गोपाल का मतलब हो गया गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण का मतलब हो गया कृष्णा स्वामी अय्यर, और के का मतलब हो गया के एम मुंशी, प्रेम का मतलब हो गया मोहम्मद सदुल्लाह, माधवराव का मतलब माधवराव हो गया, के घर इसको छोड़ देंगे, अत्याचारी या टीटी किए, टीटी कृष्णामचारी, अत्याचारी मतलब कृष्णामचारी। अब देखिए जो माधवराव थे, माधवराव के स्थान पर पहले बीएल मित्तल थे, पहले बीएल मित्तल थे। और डीडी खेतान, और कृष्णामचारी के स्थान पर पहले डीडी खेतान थे, खेतान। अब इसमें देख सकते हैं अगर हम अध्यक्ष को जोड़ लें तो अध्यक्ष का इसमें जो है एक ये हो गए और जो है 6 ये हो गए, गोपाल 1 2 3 4 और 2 नीचे 6, टोटल संख्या कितना हुआ, 7 हुआ। अगर इसमें हम कुल देखते हैं, कुल संख्या जो थी इसमें 7 थी। अगर ये प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति के जो है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे अध्यक्ष सहित, अगर अध्यक्ष सहित पूछता है तो 7 आएगा, लेकिन अध्यक्ष नहीं है केवल सदस्य पूछता है तो यही केवल 6 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें जो है ये तो यहाँ तक हुआ। लेकिन जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था, इन्हें प्रारूप समिति का या जो है भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर को जो है इन्हें जो है पिता भी कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। और फिर जो है इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है, आधुनिक मनु भी कहा जाता है। किसे, अब इसमें देखिए प्रारूप समिति के संदर्भ में अगर कहीं से भी प्रश्न आता है, इसमें अध्यक्ष हो गया, सदस्य हो गए, और फिर इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी है इसको हो गए, और जो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर इन्हें संविधान सभा का पिता कहा जाता है, आधुनिक मनु भी की संज्ञा दी जाती है। तो ये तो हमारा प्रमुख समितियां जो है, प्रमुख समितियों में प्रारूप समिति कंप्लीट हुआ। लेकिन प्रारूप समिति के बाद जो है इसमें हम देखते हैं
कि जैसे संघ समिति हो गया या मौलिक समिति हो गया, झंडा समिति हो गया, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका जो है लाभ उठा सकते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण वीडियो है। तो इसमें जो है जो दूसरा था, दूसरे समिति के सदस्य में जो है इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जिस समिति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष जो थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसमें तीसरा है संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति, संघ समिति के अध्यक्ष जो है, संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ये जो है इसके अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद चौथा आता है, चौथी समिति जो है इसमें तदर्थ समिति या झंडा समिति, झंडा समिति, झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इस प्रकार जो महत्वपूर्ण समितियां थी उन समितियों के संदर्भ में जो है डिस्कस हुआ। लेकिन अगर ये देखते हैं कि संविधान सभा में ये तो प्रमुख समितियां हो गई, लेकिन अगर अधिकारी की बात करते हैं कि संविधान सभा के अधिकारी, इनको हम एक नजर में देख लेते हैं। संविधान सभा के अधिकारी कौन थे? संविधान सभा के अधिकारी संविधान सभा के अधिकारी। तो दोस्तों संविधान सभा के अगर अधिकारी के बारे में जो है डिस्कस किया जाए, इसमें चर्चा किया जाए, तो इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहला पॉइंट बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन संविधान सभा के जो है अगर इसमें अध्यक्ष की बात किया जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे। और इनका जो इनका ये केवल 2 दिन के लिए बने थे, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 1946। ये भी प्रश्न आया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे, जो 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। लेकिन इसी के बाद जो है 11 दिसंबर के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, इसमें बार बार प्रश्न आया अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों ये तो संविधान सभा के अधिकारी हो गए दो, और फिर इसके बाद जो है ये तो अस्थायी अस्थायी हो गए। लेकिन इसके बाद जो है संविधान सभा के अधिकारियों के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें जो है जैसे जैसे संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के स्पीकर कौन थे। जैसे संवैधानिक सभा के सलाहकार जो है बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव, संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, बी.एन. राव थे। और फिर जो है संविधान सभा के प्रथम स्पीकर, संविधान सभा के प्रथम स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष, जी.वी. मल्लावकर, जी.वी. मल्लावकर जो थे ये संविधान सभा के प्रथम स्पीकर थे, जी.वी. मल्लावकर। संविधान सभा में जो है कुल 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें एक मुस्लिम जो है महिला थी, हजरत बेगम करके जो उनका नाम था, ऐसे कुछ स्पष्ट नहीं है, जो है बेगम करके जो है एक मुस्लिम महिला भी इसमें शामिल थी। तो दोस्तों इस प्रकार जो है ये संविधान सभा के जो संवैधानिक अध्यक्ष हुए, और जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो जो है बी.एन. राव थे। और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जी.वी. मल्लावकर जी हैं। और संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं को शामिल किया गया? बार बार आ जाता है 14, 15, 16, 17, 18। तो इसमें अगर आपको पता रहेगा तो आप 15 जो है सीधे स्पष्ट रूप से जो है इसमें लगा देंगे। फिर इसके बाद संविधान सभा के कार्य हम लोग देख लेते हैं। एक टॉपिक ये है संविधान सभा के कार्य। संविधान सभा के कार्य, संविधान सभा के कार्य। दोस्तों संविधान सभा के कार्य के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो संविधान सभा ने 1952 ईस्वी तक जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। कितनी ईस्वी तक? 1952 ईस्वी तक। तब तक संविधान सभा को भंग नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही मई 1952 ईस्वी में संविधान सभा मतलब जो है संविधान सभा को भंग करने से पहले संसद का गठन कर दिया गया, तब गठन होने के बाद संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। क्या मतलब है इसमें कि संविधान सभा के कार्य में जो है मई 1900, पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। तब तक संविधान सभा भंग नहीं हुई थी, लेकिन जब मई 1952 में नई संसद का गठन किया गया, नई संसद का गठन, जब नई संसद का गठन किया गया तब जो है संविधान सभा को भंग कर दिया गया। गठन कर संविधान सभा को भंग कर दिया गया। भंग कर दिया गया। तो इसमें जो है मई 1952 ईस्वी तक जो है संविधान सभा ने अंतिम संसद के रूप में कार्य किया। तब तक संविधान सभा भंग नहीं था, लेकिन मई 1952 में जब नई संसद का गठन कर दिया गया 1952 में, तो तब जाकर संविधान सभा को भंग कर दिया गया। ये हमारा जो है ये कंप्लीट हुआ संविधान सभा के कार्य।
तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अब हम कवर करने जा रहे हैं एक तरीके से उद्देशिका, प्रस्तावना या उद्देशिका जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार परीक्षाओं में यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है अखंडता हो गया, समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द को भी शामिल किया गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका दोस्तों जो है इसके बारे में पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा लेक्चर के माध्यम से। जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, इसे जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है एक प्रस्ताव के रूप में रखा गया था और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। दोस्तों ये जो प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है जिसका संविधान में प्रावधान किया गया है, ये जो है प्रस्तावना क्या है, संविधान की एक तरीके से प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान का दर्शन कहा जाता है। संविधान की झलक ही जो है इसी में दिखाई पड़ती है। क्या है प्रस्तावना? इसे जो है इसे संविधान की आत्मा, इसे संविधान की आत्मा, कुंजी दर्शन कहा जाता है, दर्शन कहा जाता है। और दूसरा इसमें है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और फिर जो है संविधान की जो झलक है इसी प्रस्तावना में दिखाई देती है। प्रस्तावना में संविधान की झलक संविधान की झलक प्रस्तावना में ही दिखाई पड़ता है, ये चीज। ये तो हमारा जो है यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कितना है, ये आत्मा कुंजी दर्शन हो गया, और जो है जो झलक है संविधान की झलक जो है इसमें दिखाई पड़ता है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि जो प्रस्तावना की भाषा है ये जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। लेकिन हम भारत के लोक शब्दावली जो है क्या है, हम भारत के लोक शब्दावली जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम भारत के लोग शब्दावली अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ से प्रश्न कैसे आता है, इसमें पूछ सकता है कि प्रस्तावना की भाषा जो है कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है इसे लिया गया है। या पूछ सकता है कि हम भारत के लोग जो है ये शब्दावली कहाँ से लिया गया है, हम भारत के लोग की शब्दावली जो है ये अमेरिका से लिया गया है। तो ये तो यहाँ तक कितना हुआ। लेकिन इसके बाद जो है अब हम स्टार्ट करते हैं कि उद्देशिका में आखिर क्या लिखा गया है। जैसे अगर हम भारत के लोग शब्दावली से जो है उद्देशिका का प्रारंभ भी होता है, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा आय प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को शामिल किया गया है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो है इसके बाद जो है क्या है कि व्यक्ति की गरिमा एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए
संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जाता है। खैर हम इसको जो है इसको हम स्पष्टता रूप से लिख देते हैं, जैसे इसमें अखंडता हो गया, समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया। इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और फिर आगे चलकर इसमें जो महत्वपूर्ण कंटेंट है, जैसे अखंडता क्या है, संप्रभुता क्या है, इसकी भी अर्थ को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि हम प्रस्तावना को पहले इसमें लिखने का प्रयास करते हैं। पहले लाइन से जो है, हम भारत के लोग भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय राजनीतिक न्याय। और फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका क्रम है, जो है फिलहाल स्पेस नहीं है, इसलिए उस तरीके से उसे छोटे पैमाने में लिखना उचित नहीं है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय, और फिर न्याय के बाद जो है हमारा इसमें है कि जो है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता। अब फिर यहां से नेक्स्ट स्टार्ट होता है कि स्वतंत्रता की बात कही गई है। फिर इसके बाद जो है आय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा एवं देश की एकता अखंडता को, एवं यहां से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, देश की एकता अखंडता को, अखंडता शब्द आया है, अखंडता को, देश की एकता अखंडता को बनाने वाली बंधुत्व को बढ़ाने हेतु, बंधुत्व मतलब भाईचारा को बढ़ाने हेतु आज संविधान सभा द्वारा, फिर यहां से नए स्टेप से स्टार्ट हो जाता है, आज संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर
1949 ईस्वी को अंगीकृत एवं अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं तो दोस्तों ये तो जो है उद्देश्य का रहा, हमारा क्या रहा, उद्देश्य का, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी जो है हमें लोग यहीं से जो है यहाँ से जो है अभी यही प्रश्न हमने आपको बताया था कि हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग शब्दावली कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब इसकी भाषा भी हम बता चुके हैं, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, फिर से लिख दे रहे हैं फिलहाल, हम भारत के लोग अमेरिका से, और फिर जो है देख सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी परतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इसमें देख सकते हैं क्या जोड़ा गया है। अब इसमें नेक्स्ट वाले वीडियो में हम संप्रभुत्व को स्पष्ट करेंगे। संप्रभुत्व क्या होता है? संप्रभुत्व का अर्थ होता है कि जैसे सरकार है, सरकार तभी संप्रभु रह सकता है या कोई देश तभी संप्रभु रह सकता है जब वह आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों से मुक्त हो, उसके अंदर सर्वोच्च शक्ति व्याप्त हो, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता हो, उसके ऊपर किसी अन्य देश का दबाव ना हो, तब वो क्या कहलाएगा, एक संप्रभु राष्ट्र कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि भारत क्या था, जो है 1947 से पहले एक तरीके से ब्रिटेन का उपनिवेश था, गुलाम था। भारत के पास जो है संख्या था, भूभाग था, सरकार थे, लेकिन जो है संप्रभुता जैसे मूल्य तत्व जो होना चाहिए था, ये चीज नहीं था। खैर हम लोग इसका जो है एक्सप्लेन अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसमें समाजवादी आ गया। समाजवादी का तात्पर्य क्या है? सार्वजनिकरण ही, कोई वस्तु है, कोई संपत्ति है, कोई भूभाग है, उसका एक तरीके से सार्वजनिकरण हो, मतलब पंक्ति के पिछली लाइन में जो भी व्यक्ति बैठा हुआ है उसको समाज की मुख्य धारा तक पहुंचना चाहिए, या जो है समाज की जो विकासकारी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो उस पंक्ति तक पहुंचना चाहिए, या उस पीछे जो विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है वहां तक जो है होना चाहिए। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। भारत में कोई राज धर्म नहीं है, भारत सरकार सभी धर्मों के प्रति जो है समान दृष्टि रखेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई, जैन, बौद्ध है, एक तरीके से। तो ये रहा। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? लोकतंत्र डेमोक्रेसी, मतलब यहाँ पर जनता द्वारा एक तरीके से अब्राहम लिंकन के द्वारा जो कहा गया कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही क्या है कि लोकतंत्र है, गणराज्य हो गया। और समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसका तात्पर्य क्या है? सामाजिक आर्थिक मतलब समाज के हर व्यक्ति को ना तो जात के आधार पे, जाति, रंग, रूप, नस्ल, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए बिना उसे समाज के हर क्षेत्र में उसे भागीदारी मिलना चाहिए, उसे समाज की हर योजनाओं का, सरकार द्वारा चलाई जाए हर एक योजना का जो है उसे लाभ मिलना चाहिए, तो तभी सामाजिक न्याय का जो है वो पूरा हो पाएगा। आर्थिक का मतलब क्या है? आर्थिक, इसमें भी जो है आर्थिकी क्षेत्र में भी कि भारत सरकार जो है सभी भौतिक संसाधनों का वितरण जो है समान वितरण करेगा। ऐसा नहीं कि 2 व्यक्ति को अलग दिया जाएगा, 10 व्यक्ति को कम दिया जाएगा, ऐसा नहीं। जो भौतिक संसाधनों का वितरण होगा या जो संसाधनों का वितरण होगा वो समान दृष्टि से किया जाएगा, ऐसा नहीं कि पंक्ति भेदभाव हो। फिर राजनीतिक का मतलब क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति को भागीदारी दिया जाएगा, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, मतदान दे सकता है, जो है चुनाव जीत सकता है, ऐसे अधिकार। विचार एवं अभिव्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि विचार एवं अभिव्यक्ति, इसका उदाहरण है जैसे प्रेस की स्वतंत्रता हो गया, इसमें जो है बोलने की स्वतंत्रता होगी, सभा करने की, संगठन बनाने की, विचरण करने की, कारोबार करने की स्वतंत्रता को इसमें शामिल किया गया है। विश्वास, धर्म और उपासना मतलब कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके धर्म के संबंध में प्रबंध कर सकता है,
उस पर कोई भी व्यक्ति जबरन तरीके से धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। अगर व्यक्ति अंतःकरण से, अपने अंतर मन से किसी धर्म को स्वेच्छा से ग्रहण करता है तो वह जो है कर सकता है। संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। आय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। आय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता क्या है? एक तो आय की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अवसर की समानता मतलब सभी व्यक्ति को समान अवसर दिया जाना चाहिए, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे खेल कूद शिक्षा किसी भी क्षेत्र में हो, सबको एक तरीके से समान अवसर की बात की गई है न। और व्यक्ति की गरिमा का तात्पर्य यहाँ पे क्या है? चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसके गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। उसके गरिमा के साथ क्या होगा? खिलवाड़ नहीं होगा। गरिमा का तात्पर्य यहाँ पर जो है उस व्यक्ति की जो है एक तरीके से स्वतंत्रता पर देखा जाए तो डिपेंड करता है। किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति जो होता है ये एक विवेकशील प्राणी होता है, एक स्वयं में वो साध्य होता है। व्यक्ति जो होता है इस्तेमाल करने के लिए होता है, इस्तेमाल होने के लिए जो है नहीं होता। व्यक्ति की गरिमा को कोई बात कहीं कहा जा रहा है, कहीं बात कुछ रखा जा रहा है, तो उसको एक तरीके से संतुलन और सामंजस्य के माध्यम से ही जो है किया जा सकता है। देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अगर समाज में जो है धर्म विहीन समाज बन जाए तो देश की एकता अखंडता या जो विभिन्न धर्म है, जो विभिन्न समुदाय हैं, विभिन्न जातियां हैं, अगर उनके मध्य में जो है एक सामंजस्य और एक जो है भाईचारे की दशा उत्पन्न हो जाए और जो क्षेत्रीय विषमता है वो कम हो जाए तो देश की एकता अखंडता तभी रह सकती है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश का निवासी है, कोई उत्तराखंड का है, तो दोनों के मध्य में जो है वो प्रादेशिक स्तर पर भेदभाव हो, क्षेत्रीय स्तर पर हो, जात के स्तर पर हो, धर्म के स्तर पर हो, तो ऐसे भेदभाव अगर होता है तो देश की एकता अखंडता पर जो है खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि भारत एक विविधतावादी देश है। और फिर जो है आज संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो दोस्तों ये जो है संविधान की जो है उद्देश्य का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो हम न्याय पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा न्याय। इसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय क्या होता है, संप्रभुत्व क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, इन सभी महत्वपूर्ण मूल्य शब्दावली को जो है हम लोग इसका विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।